अक्सर हमने देखा महिलाएं जो हैं अपनी बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस देखती हैं लेकिन बहुत बार छुपा देती हैं। देखिए, आज भी जो सोसाइटल टर्म्स है उसमें महिलाओं में डॉक्टर के पास जाने में संकोच बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब द एंड है, तो क्या अभी के समय में आपके हिसाब से इसका सही ट्रीटमेंट है? इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। द एंड तो नहीं बोला जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो जिन्हें ब्रेस्ट लंप होता है, कोई भी ग्रोथ होती है, बट उनका कहना है कि हमें पेन नहीं हो रहा, अगर दर्द नहीं है तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये इग्नोरेंस सही है? देखिए, यहीं पर जो कैंसर है वो हमें मूर्ख बनाता है, कह सकते हैं। हमेशा कैंसर का जो लंप या अल्सर या जो भी चीज़ें होती हैं वो पेनलेस होती हैं। ये सब ना 40, 50, 60 इस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता था, बट रिसेंटली बहुत सारे केसेस हैं आजकल यंग 22, 25। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है सेल्फ एग्जामिनेशन, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम लेडीज को सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन ना स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर का सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव वे है। इसमें कोई खर्च नहीं लगता, फीमेल अपने से कर सकती है, उनको कोई संकोच नहीं होगा कहीं जाने में। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है, आपने सुना ही होगा, मैमोग्राफी नाम सुनते ही बहुत सारी लेडीज डर जाती हैं। मैमोग्राफी के साथ दो डर है फीमेल पेशेंट्स में जो मैंने देखा है। उसमें पहला डर उनका है कि देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर तो हम क्योंकि स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं, बट किसी भी कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है डिजीज़ को बहुत अर्ली पकड़ना। ठीक है, वैसे में जब मिनिमम सिम्टम्स आते हैं तभी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर लंप दिख रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। चांसेस है वो ना भी आए तो एटलीस्ट आप श्योर तो रहेंगे। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स। वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। आज के फेलिक्स टॉक में हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। नाम सुनते ही दिल थम सा जाता है, लेकिन जानना समझना बहुत बड़ी ताकत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर का मतलब द एंड है या आज के समय में इसका कोई इलाज भी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता कुमारी, जो एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वेलकम मैम, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, अक्सर हमने देखा महिलाएं जो हैं अपनी बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस देखती हैं लेकिन बहुत बार छुपा देती हैं, ये बात खुल के सामने नहीं बताती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज भी जो सोसाइटल टर्म्स है उसमें महिलाओं में डॉक्टर के पास जाने में संकोच बहुत ज़्यादा है। किसी भी स्पेशली किसी भी प्राइवेट अंगों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर के अपनी फैमिली के में भी डिस्कस करना या डॉक्टर के पास जाना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है। वैसे में अवेयरनेस काम करता है। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हैं जिन पे सतर्क होने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस हैं जिनमें स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जिनमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे में ये जो हमारा स्टेप क्रॉस तभी हो पाएगा जब एक जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस होगा, लोगों को पता होगा कि क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है। इसके लिए हमारे जो अगर गांव में देखा जाए तो आशा वर्कर हुए, पीएचसी वर्कर हुए, एंड जो हम यूजुअली यूट्यूब चैनल्स और जो सोशल मीडिया है उस पर अगर बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो लोगों के पास ये बात ज़्यादा आसानी से पहुंचेगी और वो लोग ज़्यादा जल्दी अप्रोच करेंगे डॉक्टर्स को।
वो एक जो सोसाइटी का शर्म है वो धीरे धीरे कम होना हो शुरू सकता है। आप सही बात कह रहे हैं कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस की वजह से ही हम वहाँ इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि महिलाएं डॉक्टर तक जाएं। राइट। सो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब द एंड है, तो क्या अभी के समय में आपके हिसाब से तो इसका सही ट्रीटमेंट है? इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। द एंड तो नहीं बोला जाता है। लाइक कैंसर में अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट 20 इयर्स में बहुत एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो अभी मेजॉरिटी अगर बात करें, मेजॉरिटी कैंसर्स ट्रीटेबल हो गए हैं। बहुत सारे कैंसर्स क्यूरेबल हो गए। क्यूरेबल मतलब डिजीज़ फ्री पेशेंट अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर स्टैटिस्टिकली बात करें, अगर हम डेटाज में जाएं, तो स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2 कैंसर्स जो होते हैं ब्रेस्ट के, वो 96% केसेस क्योर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अराउंड स्टेज 3 तक भी 85% केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सिर्फ स्टेज 4 में जब आप जाएंगे तब आप देखते हैं कि जो सर्वाइवल है, 5 ईयर सर्वाइवल, वो अप्रॉक्स 40% के करीब होता है। तो इतने का डिफरेंस है। अगर हमने स्टेज 3 में डायग्नोसिस कर लिया और स्टेज 4 में किया, बस इतने से में हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अर्ली पहचानना ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट लेने से सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत बेटर होता है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो जिन्हें ब्रेस्ट लंप होता है, कोई भी ग्रोथ होती है, बट उनका कहना है कि हमें पेन नहीं हो रहा, अगर दर्द नहीं है तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये इग्नोरेंस सही है? देखिए, यहीं पर जो कैंसर है वो हमें मूर्ख बनाता है, कह सकते हैं। हमेशा कैंसर का जो लंप या अल्सर या जो भी चीज़ें होती हैं वो पेनलेस होती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है ये समझने का कि ये लंप नॉर्मल इन्फेक्शन से हुआ है, जिसको मैस्टाइटिस बोलते हैं, या कोई एब्सेस से हुआ है, या किसी और हार्मोनल रीजन से हुआ है। अगर पेनलेस लंप है तो उसके चांसेस ऑफ बीइंग कैंसर इज मोर देन नॉट। ठीक है। हमेशा अगर दर्द नहीं हो रहा तो वैसे लंप को ज़्यादा ज़रूरी है चेक करवाना, रादर देन पेनफुल लंप को। अक्सर लोगों को लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये प्रॉब्लम जेनेटिक है कि मेरी नानी दादी को था तो हमें भी हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट में ये समझना पड़ेगा कि हेरिडिटरी केसेस होते हैं, स्पोरैडिक केसेस होते हैं। हेरिडिटरी वो होते हैं जैसे अगर फैमिली में किसी को भी हुआ, किसी भी फीमेल को, तो उनके जो फीमेल रिलेटिव्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये देखा गया हेरिडिटरी जो हमारे पॉपुलेशन में अवेलेबल है वो 5 to 10% ही है। अभी भी स्पोरैडिक केसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पोरैडिक मतलब किसी भी पेशेंट में कभी भी वो डेवलप कर सकता है। वो लगभग 85 to 90% जो केसेस डायग्नोस होते हैं वो अपनी फैमिली में पहले केस डायग्नोस हो रहे हैं, तो उनको स्पोरैडिक केसेस कहते हैं। लेकिन इसमें ये भी समझना है कि जो 5 to 10% हेरिडिटरी वाले पेशेंट है जिनमें BRCA1 BRCA2 का म्यूटेशन पॉजिटिव आ जाता है, वैसे पेशेंट में कैंसर के डेवलप करने के चांसेस अराउंड 40 to 85% मोर हैं दैन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अगर किसी फैमिली में एक बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो बाकी लोगों को सतर्क रहना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग एंड प्रॉपर उसके लिए जो भी केयर करना, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो होता क्या है, जो हेरिडिटरी केसेस होते हैं उसमें अर्ली एज में डायग्नोसिस होती है, एग्रेसिव कैंसर्स मिलते हैं। तो जहाँ पर जिस फैमिली में एक बार कैंसर डायग्नोस हो गया, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा सतर्क होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन में किसी को भी हो सकता है क्योंकि स्पोरैडिक केसेस अभी भी 85% हो रहे हैं, बट हेरिडिटरी में द नेचर ऑफ डिजीज इज वर्स देन द नॉर्मल पीपल। ओके,
बट डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते थे कि ये सब ना 40, 50, 60 इस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता था, बट रिसेंटली बहुत सारे केसेस हैं आजकल यंग 22, 25, 28 इस एज ग्रुप में जो अनमैरिड हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, इसका एक बहुत मेजर जो इफ़ेक्ट है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के इफ़ेक्ट हैं। पहले तो ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन्स से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। पहले शादियाँ जल्दी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, देखा गया है कि वो सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव होती थी ब्रेस्ट कैंसर में। ओके। अब क्योंकि शादी लेट होती है, हार्मोनल पिल्स का सेवन बढ़ गया है, उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, खाने पीने में हेल्दी खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को बढ़ाते हैं। वैसे में जो शिफ्ट वो देखा जा रहा है उनका, क्योंकि डेफिनेटिव डाटा हमारे पास नहीं है, बट ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो यंगर पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो रहा है वो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, द स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एंड द पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड ओबेसिटी एंड एवरीथिंग, दैट इज ओके। सो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में और सिम्टम्स क्या होते हैं। एक लंप इज वन ऑफ द सिम्टम, इसके अलावा और क्या क्या पेशेंट को देखना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, लंप इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर लंप मिला, पेनलेस लंप है, ऑब्वियसली दिखाना चाहिए। इसके अलावा देखा गया है यूजुअली स्किन पर अगर इचिंग हो रही है, स्किन हार्ड हो रहा है, निपल में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। उसके अलावा निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे वो क्लियर लिक्विड का डिस्चार्ज हो या ब्लड का डिस्चार्ज हो, दिस इज सिग्निफिकेंट। निपल का रिट्रैक्शन, अगर निपल के शेप में किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट एक सिम्टम होता है जिसको POD ऑरेंज बोलते हैं। एक्चुअली ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज POD फॉर्माज। तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्वियस लंप नहीं दिखता बट ब्रेस्ट में ओवरऑल चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। जो स्किन में पकरिंग शुरू हो जाती है, स्किन हार्ड होना शुरू हो जाता है और वो फाइनली एक ऑरेंज, जो एक ऑरेंज का पील होता है ना, उसकी तरह दिखता है, तो ऑरेंज पील स्किन बोलते हैं। ये एक एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का निशानी है। डॉक्टर साहब, निपल डिस्चार्ज को लेके अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है कि हर टाइम अगर कोई भी मतलब निपल डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या वो कैंसरस ही है या वो कोई नॉर्मल भी हो सकता है या कुछ और चीज़ हो सकती है? देखिए, निपल डिस्चार्ज में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हार्मोनल चेंजेस से मिल्क का डिस्चार्ज हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस से सेरस डिस्चार्ज नहीं होंगे, ब्लड डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बाइलैटरल दोनों ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हो रहा है और किसी तरह का कोई एडेड फीचर नहीं है, वो जो जैसे मैंने डिस्कस किया कि खुजली होती है और एक्सकोरिएशन होता है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल मिल्क डिस्चार्ज है ड्यूरिंग योर पीक टाइम ऑफ योर पीरियड्स, या फिर हार्मोनल चेंजेस से अगर आपका होगा तो बाइलैटरल होगा, मिल्क डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर क्लियर फ्लूइड आ रहा है, बिल्कुल पानी जैसा क्लियर फ्लूइड जो हल्का स्टिकी सा होता है, जिसको सेरस डिस्चार्ज बोलते हैं, या फिर ब्लड का डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर गंदे पानी का डिस्चार्ज आ रहा है जिसको सेरोसैंग्विनस डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसमें हल्की सी बदबू होती है। अगर इन तीनों तरह के कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, और यूजुअली ये जो होता है वो सिर्फ एक तरफ से होता है, यूजुअली ये सब एक तरफ से होता है, दैट इज़ वेरी सीरियस थिंग टू टेक नोट एंड डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड इन ऑल दैट। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है सेल्फ एग्जामिनेशन, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम लेडीज को सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो आज आप हमें अगर अक्सर मतलब एक आसान भाषा में समझाएं कि सेल्फ एग्जामिनेशन किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए। देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन ना स्क्रीनिंग प्रोसीजर का सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव वे है।
इसमें कोई खर्च नहीं लगता, फीमेल अपने से कर सकती है, उनको कोई संकोच नहीं होगा कहीं जाने में। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है कि कब करना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है 45 से कम, जिनमें मेनोपॉज नहीं हुआ है, उनमें पीरियड्स के 5 to 7 डेज के बाद द ब्रेस्ट इज द मोस्ट कंड्यूसिव टू एग्जामिन, क्योंकि फर्मनेस होता है वो उतना टाइट नहीं होता, तो किसी भी तरह का लंप समझ में आता है। तो और मेनोपॉजल पेशेंट्स में कभी भी किया जा सकता। अब कैसे करते हैं? यूजुअली महीने में एक बार करना चाहिए। एक टाइम डिसाइड कर लिया कि महीने के 15 को मैं हमेशा किया करूँगी या मंथ के 20 को मैं हमेशा किया करूँगी। नहाते वक्त किया जा सकता है नॉर्मल सोप वाटर से, फ्लैट ऑफ द हैंड से ब्रेस्ट के चारों पोर्शन और बीच को प्रॉपरली अंदर की तरफ प्रेस करने पे यूजुअली समझ में आता है। जब ऊपर से नीचे या साइड टू साइड प्रेस करते हैं तो अंदर लंप समझ नहीं आता नॉर्मल टिश्यूज के कारण। तो उसका तरीका होता है फ्लैट ऑफ द हैंड से पीछे की तरफ प्रेस करना होता है। चारों पोर्शन में कर लिया, बीच में कर लिया, निपल के नीचे ऊपर से नीचे और साइड टू साइड एक बार चेक कर लिया अगर कुछ होगा। यूजुअली मोर देन 1 सेंटीमीटर का अगर कुछ होता है तो वो इसमें फील हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कांख है, कांख में अंदर की ओर हाथ डालकर देख लेना चाहिए अगर वहाँ कोई लंप मिल रहा है कि नहीं। तो दिस इज़ द प्रोसेस। यूजुअली इस पर आपको प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रॉपरली कि कैसे किया जाता है। अदरवाइज एक बार डॉक्टर को विजिट कर लें, वो आपको सिखा देंगे, दैट विल वर्क आउट फॉर। सो डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है 40 के एज पर। ठीक है, ईयरली मैमोग्राफी की जाती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है जो मंथली होता है, एंड जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो एक डॉक्टर साल में एक बार आप उसमें क्लिनिकली उसको इवैल्यूएट करा सकते हैं कि अगर कोई आपसे छूट रहा है, लोगों को सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन होकर उसकी आइडिया लग जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बात की मैमोग्राफी की, तो आपने सुना ही होगा मैमोग्राफी नाम सुनते ही बहुत सारी लेडीज डर जाती हैं, क्योंकि लोगों में एक मिथ है कि शायद अभी हमें कैंसर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन करने से जो रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैमोग्राफी के साथ 2 डर है फीमेल पेशेंट्स में जो मैंने देखा है। उसमें पहला डर उनका है कि उसको प्रेस करने से दर्द होता है। तो मैमोग्राफी के साथ क्या है, प्रेस करना ज़रूरी है प्रॉपर उसके एग्जामिनेशन के लिए। वो मुश्किल से 5 सेकंड का प्रेसिंग होता है। इट इज़ नॉट पेनफुल, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इट इज़ नॉट पेनफुल। जो दूसरा डर होता है, जैसे आपने बात की रेडिएशन की, अब इसमें क्या होता है, रेडिएशन जो है, जो डेटा कहता है रेडिएशन से कैंसर होने में जो लैग टाइम है वो 20 साल का है। तो एक तो इस बात का ध्यान करना है कि हम स्टार्ट ही 40 पर कर रहे हैं, जो लैग टाइम है वो 20 साल का है। अगर डेवलप करेगा तो भी मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, अगर उसके रिस्क बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर बनाया गया है वो मल्टीपल साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस एंड मल्टीपल कंट्रीज़ के लोगों ने बैठकर एक कॉस्ट एनालिसिस की है, एक रिस्क एनालिसिस किया है, और ये देखा है कि मैमोग्राफी करने से जितने पेशेंट को हमने डायग्नोज किया है अर्ली, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर। रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर डेवलप करने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं, बहुत मिनिमल। वैसे में जब हम दोनों को वो कहते हैं ना तराजू पर देखते हैं, तो स्क्रीनिंग का फ़ायदा इज़ मच मोर दैन द मिनिस्क्यूल रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ओके, राइट। डॉक्टर साहब,
क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें गांव में, देहातों में, मतलब जहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, जहाँ इतनी इन्वेस्टिगेशंस, वहाँ के लोगों में अभी भी एक मिथ है कि बायोप्सी जो आप कराते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कोई सुई चुबा रहे हैं जिसके कारण कैंसर जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। मैक्सिमम लोग हैं ऐसे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को आज थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, बायोप्सी को लेकर के जो ये मिथ है ना, ये बहुत कॉमन मिथ है। ये सिर्फ गांव के साथ नहीं है, ये शहर में भी है। एडुकेटेड पीपल आते हैं और सेम बात करते हैं। इसके साथ ना 2-3 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो डर है, ठीक है। उसमें पहला डर ये होता है कि सुई डाला जाएगा, टुकड़ा निकाला जाएगा, पेन होगा, रिस्क होगा, ये होगा, वो होगा। इसमें जो निडल डाली जाती है, वो जो नॉर्मल हम निडल आईवी के लिए डालते हैं, उससे बहुत, उसके फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर से ज़्यादा वो निडल होता है जो डाला जाता है, ठीक है। तो पहली बात, पेन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता। जो रिस्क, जो लोगों में डर होता है बायोप्सी का कि ब्लीडिंग होगा, डर होगा, ये पेन होगा, वो सारी चीज़ें उतना नहीं होता है। दूसरा डर होता है जो आपने बोला कि फैलने का, ये एक मिथ है। अगर बायोप्सी कर ली गई है, यूजुअली ऐसे ये उन पेशेंट्स की बात है ना जो बायोप्सी कराकर और बैठ गए 2 महीने और फिर वापस आकर कहेंगे कि क्योंकि आपने बायोप्सी की थी इसलिए बढ़ गई। आप बायोप्सी कराइए, रिपोर्ट्स आपको 7 to 10 डेज में अवेलेबल हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 20 डेज में अवेलेबल हो जाएगी। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी से डिजीज नहीं बढ़ती है, बायोप्सी से मरीज का ध्यान वहां जाता है कि गांठ हुई थी। पहले तो उनकी गांठ थी, वो 6 महीने से उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही आपने बायोप्सी की, अब वो दिन भर उसको देखते रहे हैं कि वो गांठ कितनी बड़ी हुई, तो उनको तो बढ़ता हुआ फील हो गई, है ना। तो बायोप्सी से गांठ नहीं बढ़ती है, बायोप्सी से मरीज का ध्यान वहां चला जाता है जिससे उनको लगता है कि गांठ बढ़ रही है। अगर बायोप्सी करने के बाद समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो इट इज ऑफ नो रिस्क एंड बायोप्सी इज एसेंशियल, ठीक है। आप कितना भी इमेजिंग कर लीजिए, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, जो भी करना है, जब तक वहां से टिश्यू लेकर माइक्रोस्कोप में देखा नहीं जाएगा तब तक उसको कैंसर कंफर्म नहीं किया जा सकता। हम 95%, हम पेट्स की सिटी में हम 97% कह सकते हैं कि ये कैंसर जैसा लग रहा है, बट जब तक बायोप्सी नहीं कर रहे तब तक वो कंफर्म नहीं होगा। जब तक बायोप्सी नहीं होगा, कंफर्म 100% कंफर्म नहीं करते, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। So diagnosis के लिए it's very important to go for a biopsy. Biopsy is the golden. Essential. It's not just important. It's essential. Okay. उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। Right. So डॉक्टर साहब, एक बार अब डायग्नोसिस तो हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, so what comes next? ट्रीटमेंट। सो क्या ट्रीटमेंट पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि ब्रेस्ट सर्जरी ही करनी है, क्या ब्रेस्ट को रिमूव करना है? नहीं, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑन्कोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। ब्रेस्ट एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों का सीक्वेंस डिसाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़, द टाइप ऑफ द डिजीज़, एज ऑफ द पेशेंट और बाकी चीज़ों को देख करके कब कीमो लगाना है, कब रेडिएशन लगाना है और कब सर्जरी करनी है, इसका सीक्वेंस डिसाइड किया जा सकता है। बट यूज तो तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में देखा गया है कि सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी के साथ स्टेज अभी जो रिसेंट आ रहा है, देखा गया कि सर्जरी के साथ वी कैन जस्ट गो फॉर सर्जरी एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। दैट इज वेरी अर्ली डिजीज, वेरी अर्ली। अगर थोड़ा सा भी एडवांस डिजीज, अगर नोड पॉजिटिव आ गया या कुछ वैसा हो गया, तो वैसे में तीनों मोडालिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके डॉक्टर साहब, अब एक सिनेरियो लेते हैं। अब मानिए कि कोई यंग जो है फीमेल, वो डायग्नोज्ड हुई है ब्रेस्ट कैंसर से एंड शी जस्ट 22 to 24 ईयर्स। सो ऐसी एज में जहाँ अब नेक्स्ट स्टेप शादी का भी है, ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो और अगर कीमो की ज़रूरत हो, कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
बालों का झड़ना वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे काउंसिल करते हैं उन पेशेंट्स को? देखिए, एक यंग पेशेंट जिनकी शादी नहीं हुई है, वैसे में मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देना होता है। बाल झड़ने पे पहले बात कर लेते। बाल झड़ना इज़ अ वेरी टेम्परेरी थिंग। जैसे ही कीमो बंद होगा 3 हफ्ते के बाद नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इतने सारे आ गए हैं कि हेयर का लॉस कम होता है। पहले जो यूजुअली डिफाइंड था उसके हिसाब से नहीं होता। आजकल मल्टीपल बेटर ड्रग्स आ गए हैं। इवन जो पैक्लीटैक्सेल हम लोग पहले दिया करते थे जिससे डेफिनेटिव हेयर लॉस होता था, अब एल्ब्यूमिन बाउंड वगैरह से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। हम नहीं कहते कि नहीं होगा, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना है कि जैसे ही कीमोथेरेपी बंद होगा 3 हफ्ते में आपके बाल वापस आने लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट डिले करते हो या नहीं करवाते हो तो एक बार एडवांस डिजीज में चले गए या इफ लाइफ इज लॉस्ट देन हेयर मीन्स नथिंग। राइट। तो दैट इज सही है कि अगर 3 हफ्ते के बाद बाल खुद से आ रहे हैं तो देन वी कैन स्टार्ट द कीमोथेरेपी, बिकॉज वो जो प्रायोरिटी है हमारी फर्स्ट कीमोथेरेपी होनी चाहिए। और आपके बालों को सेव करना वो तो नेक्स्ट स्टेप पे हो ही जाएगा 3 वीक्स के बाद। सो डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट डायग्नोज्ड होता है स्टेज 3 पे, तो ऐसे में उसके लिए क्या ऑप्शन रहता है? क्या उसकी जिंदगी रुक जाएगी या उससे कुछ उम्मीद है? देखिए, स्टेज 3 मैंने इनिशियली डिस्कस किया स्टार्ट्स स्टेज 3, अर्ली स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में भी 5 ईयर सर्वाइवल 86-87% है। ठीक है, दैट इज़ अ लॉट। ठीक है, ओनली 10 to 15% है जिनमें कुछ एडवर्स आ रहा है। वो भी स्टडीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हेल्दी प्रॉपर पेशेंट्स रहते हैं तो यूजुअली ये जो डेटा है ये थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर जाता है। स्टेज 3 पेशेंट्स में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैंने जैसे कहा स्टेज 4 ही है जिसमें सर्वाइवल पर इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज नियर टू स्टेज 4 भी अगर पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं तो वैसे में भी हमारे पास मल्टीपल मोडालिटीज़ हैं, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के। हमारा इम्यूनोथेरेपी, हमारा टारगेटेड थेरेपी आजकल बहुत एडवांस हो गया है। हर 2-3 साल पे नए टारगेटेड ड्रग्स आ जा रहे हैं जो, और ब्रेस्ट के साथ क्या है, ब्रेस्ट में ER/PR HER2/neu जो हमारे मार्कर्स कहते हैं। ठीक है, अब ER/PR HER2/neu अगर पॉजिटिव आता है तो ईच पॉजिटिविटी के साथ हमारे पास अलग तरीके के ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसेस आए हैं। ट्रीटमेंट में बहुत एंड ब्रेस्ट कैंसर में इवन स्टेज 3, इवन स्टेज 4 विथ ओलिगोमेटास्टेसिस, ओलिगो मतलब छोटे मेटास्टेसिस टू ब्रेन या लंग, वो भी अब बहुत बेटर सर्वाइवल दे रहे हैं क्योंकि कीमोथेरेपी इम्प्रूव कर गया, इम्यूनो और टारगेटेड इंट्रोड्यूस हो गए। रेडिएशन में SBRT हैज़ इम्प्रूव द सर्वाइवल बाय अ लॉट। इवन मेटास्टेसिस जहाँ पर पहले बोल दिया जाता था स्टेज 4 है, किसी तरह का सर्वाइवल हम नहीं देख पाएंगे, बट अगर छोटे मेट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मेट्स हैं, तो उसको SBRT से ट्रीट किया जा सकता है और सर्वाइवल बहुत इफेक्टिवली बढ़ा है। तो चलिए, बहुत राहत सी मिलती है ये बातें सुनकर कि कुछ ऐसी एडवांस्ड हमारे टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब प्रिवेंशन की। क्या कुछ हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये बहुत मेजर कॉज है फॉर नॉट ओनली फॉर ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो इन तीनों में अगर अपना सुधार किया जाए, स्मोकिंग क्विट करना है, अल्कोहल क्विट करना है, ओबेसिटी के लिए हेल्दी डाइट विथ रफेज, मोर प्रोटीन, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स फैट्स नहीं ले रहे,
तो दैट विल बी हेल्पफुल। अदरवाइज एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, योगा कर लिया या मेडिटेशन है। एंड लाइक हमारा लाइफस्टाइल ना धीरे धीरे सेडेंटरी एंड स्ट्रेसफुल, सेडेंटरी भी होता जा रहा है एंड स्ट्रेसफुल भी होता जा रहा है। हमें दोनों चीज़ें कम करनी है, तो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प, that is going to help in preventing cancer, not in 100%, लेकिन it is going to be beneficiary for you. राइट। सो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। जाते जाते एक बार हमारे दर्शकों को, उन महिलाओं को जो कुछ लक्षणों के साथ घर में ही हैं और किसी से डिस्कस नहीं करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर तो हम क्योंकि स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं, बट किसी भी कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट है डिजीज़ को बहुत अर्ली पकड़ना। ठीक है, वैसे में जब मिनिमम सिम्टम्स आते हैं तभी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर लंप दिख रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। चांसेस है वो ना भी आए तो एटलीस्ट आप श्योर तो रहेंगे कि वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कैंसर के ये में सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस, ताकि ट्रीटमेंट अर्ली हो सके। क्योरेबल होता है ब्रेस्ट कैंसर, क्योरेबल कैंसर्स में आ गया है। अगर समय पे इलाज किया जाए, मरीज डिजीज फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ रहते हैं। इवन इन स्टेज 4 कैंसर इज ट्रीटेबल। ट्रीटेबल मतलब जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ हम मेडिसिन के साथ ज़िंदगी जीते हैं ना, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में भी स्टेज 4 में विथ मेडिकेशंस हमारी लाइफ होती है, लंबी लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन यू हैव अ सस्पिशन ऑफ कैंसर, consult somebody. There are many ways to consult. Thank you so much, डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर कोई खतरे वाली चीज नहीं है। सही समय पे सही जानकारी और सही इलाज के साथ हम इसे मात दे सकते हैं। आज दीजिए मुझे इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।